Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. Guys, today we are having 9 verbs again to repeat and to add to your vocabulary. They are the power verbs and learn the use of them and know the meaning of them, and then try to translate them in your own language and try to use them in English. So this is an opportunity for us to come to such a words, such a new words, and then to understand and to know and to add your vocabulary. वोकेबलरी को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप शब्दों को अगर बढ़ा लें तो आप सब जगह के लिए उपयुक्त होते हैं। शब्द में जान होता है, शब्द में करिश्मा होता है, डायनेमिज्म होता है। तो शब्द को गले से लगाइए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग शब्दों में ही जीते हैं। शब्द जो है किसी की परिभाषा होते हैं, शब्द जो है वो फिलॉसफी होती है शब्द की। शब्द जैसे निहिलिस्ट जो है एक फिलॉसफी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है। बहुत तरह के वर्ड्स हैं जो एक फिलॉसफी देते हैं, उन पर बहस हो सकती है। तो जिसके पास ज़्यादा शब्द होते हैं वही ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हीं के पास ज़्यादा विजडम होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। तो इसलिए भी शब्द बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं बार बार इस चीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं या जो अच्छे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि अंग्रेज़ी में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो इट इज़ एडवाइज्ड फॉर देम टू गो थ्रू vocabulary to learn. It is a strong recommendation that they should go for vocabulary time. So with this introduction, let us start. तो guys, हम आपको 9 वर्ड्स बता रहे हैं, जैसे लैंग्वेज, और उन्होंने बताया कि वर्ब जो होते हैं उनके साथ टू का प्रयोग किया जाना जरूरी होता है। टू उनकी निशानी होती है, टू से पता चलता है कि ये वर्ब है, नहीं तो वो किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी प्रयोग हो सकते हैं। तो टू जो है वर्ब की सबसे बड़ी जो है, जो सबसे अच्छे ग्रामर के जानकार होंगे वो कभी भी वर्ब को जो बिना टू के नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से आर्टिकल होता है, इसलिए टू लगाना जरूरी है। टू अपने आप हट जाता है, टू अपने आप हट जाता है जब द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग देम, टू हट जाता है। लेकिन एट अ सेफ प्लेस टू इज एडेड टू वर्ब। तो ये लैंग्वेज है, इसको कहते हैं लैंग्वेज, इसको कहते हैं ग्लोबल, इसको कहते हैं गवर्नमेंटाइज, इसको कहते हैं ये ग्लोबल। आई विल चेंज इट, 2 बार लिख दिया, आई विल चेंज दिस टू विसिएट, ये इसको होता है टू विसिएट, और टू covet, and then to condone, to alienate, and to importune, एक बदलना है, और मैं बदलता हूँ उसको कमिसरेट। ये 2 बार लिखा जा चुका है, तो आई शुड चेंज ये टू कमिसरेट। कमिसरेट। तो टू कमिसरेट, तो let us go one by one. We will see the meaning of it, and then
we also use in a different way. So लैंग्वेज मतलब होता है पहले आप जो है हिंदी में उसको अर्थ जानने की कोशिश नहीं कीजिए, अच्छा ही हिंदी में बता दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं होता। लैंग्वेज मतलब होता है टू गो डाउन, टू गो डाउन। लैंग्वेज मतलब होता है कमजोर हो जाना, वीकेंड। लैंग्वेज मीन्स वीकेंड। सपोज you were hell-hearted, you were a strong boy, and then suddenly you fell in love with some girl, and then you became lovesick, and then you try to spend your precious time on that girl, and you use your a lot of precious time. You gave up your studies, you gave up going outside, you gave up talking to your friends, and you are thinking about her again and again and again. You are not taking food timely, so with the result you became weak. You became weak, आप कमज़ोर पड़ गए। तो आपको क्या कहेंगे? You languish, you languish। लैंग्वेज मतलब होता है कमज़ोर पड़ जाना। क्यों कमज़ोर पड़ जाना? किसी वजह से, किसी वजह, एक वजह तो मैंने ये बताया कि इसकी वजह से आप कमज़ोर पड़ गए, या यू आर बिजी विथ सम वर्क वेयर यू आर टू बिजी टू हैव एनी अटेंशन ऑन एनी बॉडी, सो यू आर kept bound for some work, and then you do not have no one cares also you to whether you have taken food or not. So you yourself is devoted to a particular side, particular work. So then you may become languish. You languish, अभी आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसको लैंग्वेज का मतलब होता है कमज़ोर पड़ना, ठीक है? इसको कहेंगे कमज़ोर पड़ना। अब लास्ट भी हिंदी में बताएंगे आपको, कमज़ोर पड़ना। क्योंकि जब आप हिंदी पढ़ने लगते हो तब जो है अंग्रेजी आप समझ नहीं पाते, और वो शिफ्ट करता आपका दिमाग जो है, तो वो जल्दी चाहेगा कि सरल चीज़ की तरफ चले जाए, तो दैट इज़ नॉट गुड हैबिट। तो आप यू टेक दिस इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज वर्ब। इफ आई से यू लैंग्वेज, इट मीन्स यू आर वीकेंड, वी आर वीकेंड, यू लुक सिक। तो लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट ग्रूवेल। ग्रूवेल इज अनदर वर्ड। इसका है कि जैसे आप जो है आप जो है आपके पास पैसा नहीं है, आपको बहुत एक जो है बहुत ज़रूरी काम पड़ा हुआ है, और आप जो है किसी पैसे वाले के यहाँ, जिसको सेठ बोलते हैं, उसके यहाँ गए, बोले सेठ जी हमको पैसा चाहिए इतने दिन, और आप उसके अलावा कोई आपको सहायता नहीं कर सकता, और उसके अलावा कोई कोई के पास पैसा भी उतना नहीं हो सकता, तो आप जो है उसके पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगते हैं कि आप जो है हमको थोड़ी मोहलत के लिए पैसा दीजिए, मैं आपका सब पैसा वापस कर दूंगा। तो ही सेज नो, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट वांट टू गिव मनी, बिकॉज once you took money and you delayed in returning it, तो बहुत तरह की चीज़ कर सकता है, लेकिन you say no, this time I won't do that and I will be sincere in paying the money। तो आप उसको पैर पकड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोवल। टू ग्रोवल, ग्रोवल मतलब होता है गिड़गिड़ाना, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना, पैर पकड़ कर। पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना, तो ग्रोवल
ग्रोवल मतलब होता है पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाना। तो रिक्वेस्ट करना, एंड रिक्वेस्ट not only request but you become helpless and you are bound to do whatever he wants to say. So you are ready on every terms and condition, and you went to the extent that you are touching the feet and requesting like anything else. So this is called grovel. तो आप उसको पैर पकड़ सकते। इसके बाद गवर्नमेंटाइज क्या होता है? बहुत से लोग होते हैं उनको खाने का तरीका नहीं होता, जैसे गांव देहात के लोग हैं और वो जो है वो सीधे थाली में दाल भात चोखा सब लिए और उसके बाद स्टार्ट कर दिए खाना। ये नहीं देख रहे हैं कि नीचे गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, पूरा खाए जा रहे हैं और जो है खाते खाते जो है पानी पिए फिर खाए। तो इस तरह से खाते हैं जैसे कि जानवर खाते हैं, विदाउट वेटिंग और विदाउट सिस्टमेटिक वे मतलब एक टेबल मैनर होता है। लोग बैठते हैं वहाँ पर, ड्रेस में बैठते हैं और फिर जो है चम्मच से खाते हैं और थोड़ा थोड़ा खाते हैं और फिर अपने टेस्ट के अनुसार खाते हैं, वो चीज़ नहीं। तो टू गार्मोनाइज का मतलब होता है कि सुअर जैसे खाना, सुअर जैसे आधा खाता है आधा गिराता है और जल्दी जल्दी खाता है, एंड ही डजंट केयर ऑल्सो हु इज़ वॉचिंग मी। तो उसको कौन देख रहा है कोई मतलब नहीं। तो इफ़ यू गार्मेंटाइज you make pig of yourself, you act like piggish, your behavior is piggish when you garmentize. So that is called to eat like animal, to eat like pig, to eat like a pig, पिग जैसा खाना। तो ये पिग, अगर हम कहें कि पिग जैसा खाना तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप जो है यू आर अनसिविलाइज्ड इन ईटिंग। तो अब ये वर्ड है टू कमिसरेट मतलब होता है सहानुभूति जताना, टू हैव सिंपैथी विथ, to sympathize with, ऐसे भी कर सकते हो, sympathize with। There are so many people in cold, when especially in winter season, they do not have proper class and do not have shelter where they can go and take rest properly. So several of us may not have good food, may not have shelter, or may not have good clothes to wear, protect the cold. So we sometimes commiserate with those people who are needy. We commiserate with preposition है, we commiserate with the people, those who are needy and helpless. तो helpless and needy people should be commiserated with, sympathize with, तो इसका मतलब होता है commiserate। अब यह है इसका मतलब होता है vitiate का मतलब होता है दूषित करना, जहरीला बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर ये पहले यहाँ नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं कि एक छोटे छोटे शहर में 10 दुकान दारू की खुल गई है और
जो बड़े बूढ़े हैं वो तो शाम को जाते ही हैं, नौजवान बच्चे जो अभी स्कूल कॉलेज में हैं वो भी जो है दोपहर को वहाँ जा कर के जो है वो दारू पीते हैं और जो है दे विसिएट द सोसाइटी, they vitiate the society through their bad manners, through their talking, through their behaving. So drunkard, you know, when they take drink, they lose the senses. They are unconscious sometimes. Most of the time they have no senses. They go uncontrolled and they talk and say whatever they want to say. That is because they are under the spell of wine, so they can do anything. So they can pass remark on the going school girls. So they vitiate the society. They vitiate मतलब होता है दूषित करना, इसका मतलब होता है दूषित करना। They vitiate the society. आप इसका यूज कर लोगे, मैं समझ रहा हूँ इतना ये बताने को आगे कि वो जो है vitiate, so many things vitiate the society. Suppose some wrong people, ill-behaved or ill-mannered people have come to class here. Some ill-mannered students in a class, they vitiate the academic atmosphere of the class. They vitiate the academic atmosphere of the class. So let's go to covet. Covet मतलब होता है कि दो चीज़ होता है, जलन और लालच. Those who covet means who is greedy, extremely greedy, and when they are greedy, they wish that these things should be in our possession. These things should be in our possession. So if you covet, it means that you are earnestly wanting, you desire for it, you wish and desire for it which you do not have. Covet means desire, strong desire to possess. A strong desire to possess and be envious. और ये इसमें जलन भी होता है, एनवियस कोवेट, दूसरे को देख कर जो जलता है और जलता ही नहीं है, उसको पाने की इच्छा करता है, उसको बोलते हैं टू कोवेट. She is a jealous woman, and whatever she finds good things and she covets for them. She covets them. She wants that they should be our possession. They should be her possession. So coveting means होता है आप चलते हैं to condone. ये हमने सीखा था एक जगह में गया तो वहाँ पर लोग कुछ एज का फ़र्क था कि उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए मैं ट्राई कर रहा था, उसकी एज जो है वो 35 से 35 के अंदर होनी चाहिए थी, एंड आई वॉज दैट टाइम 36. So I was advised by my friend that you write an application and you said that I fulfill all qualification except that I am just crossing age, and so you also request that they should condone your age, they should condone it. Condone मतलब होता है उसको माफ़ कर दें. जैसे है कि आपके पास बहुत सा गुण है
आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप ये करते हो, ये करते हो, एक छोटा सा अवगुण भी आ गया तो उसको कहते हैं माफ़ कर दीजिए इसको, जिसको क्षम्य किया जा सकता है। नेग्लिजेंस जिसको दैट कैन बी नेग्लेक्टेड तो उसको बोलते हैं कंडून, उसको बोलते हैं कंडून, क्षमा करना, या क्षमा नहीं बल्कि विशेष राहत देना, विशेष राहत देना, विशेष राहत देना। जब हम किसी को विशेष राहत देते हैं तो उसको बोलते हैं कंडून। और कब विशेष राहत देते हैं? जब उसके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ अच्छा है, ये है, वो है, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन में कोई एक छोटा मोटा पॉइंट जो है वो क्रॉस कर जाता है, तो उसके लिए वो वहाँ की अथॉरिटी या वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन दे डिसाइड दैट ही शुड बी कंडून्ड फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट लिमिटेशन, फॉर दैट लिमिट या फॉर दैट क्वालिफिकेशन ही शुड कंडून, तो उसको राहत दे दिया जाता है, राहत दे दिया जाता है। जैसे अब तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, राहत के लिए सारी चीज़ को बिल्कुल सख्ती से नहीं करते, देखा जाता है किसी न किसी वे में वो कंडून हो जाता है कुछ चीज़ों के को छोड़ करके। तो कंडून करना मतलब राहत दे देना। जैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है किसी का, कहा गया कि 4 फर्स्ट क्लास चाहिए, लेकिन एक जो है बच्चा है वो उसका जो BSc में कुछ नंबर कम हो गया, तो ही मे रिक्वेस्ट दैट ही शुड बी कंडून, he should be condoned, that marks are in BSc should be condoned, taken into granted and given special chance to him for that. Alienate मतलब होता है अलग करना, alienate मतलब होता है अलग करना। तो किस चीज़ को अलग किया जा सकता है? separate from, separate from, इसको लिखेंगे separate we are for example Republic states, 29 states are one and united, they cannot be alienated, one of them cannot be alienated, alienated मतलब अलग किया जा सकता है, they are joined, alienation मतलब होता है foreign, you cannot exclude it, जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन और एनी प्लेयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेयर इन इंडियन टीम एंड वन ऑफ देम कैन नॉट बी एलिनेटेड फ्रॉम द टीम, कैन नॉट बी एलिनेटेड फ्रॉम द टीम, तो वो उसको अलग नहीं किया जा सकता। एंड वी कैन नॉट सी अजहरुद्दीन और से कपिल देव और महेंद्र धोनी, and we cannot alienate them if we consider the history of Indian cricket, because they are the part and parcel of that very Indian cricket history of cricket. So we cannot alienate them. Alienate मतलब बाहर करना। Importune, this is importune. Importune का मतलब होता है कि जैसे आप बस में जा रहे हैं और कोई आदमी जो है बार बार एक ही चीज़ को जो है पूछ रहा है, बार बार एक ही चीज़ को पूछ रहा है, और तो इम्पोर्चून का मतलब होता है बार बार उसी चीज़ को पूछ करके परेशान करना। कि जैसे कोई पूछा भाई ये कब आएगा, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि जिस जगह जाना है कानपुर कितने देर में आएगा, तो वो बार बार जो है भाई आपसे पूछा कि कानपुर कितने देर में आएगा, बगल वाले से भी पूछा और बगल वाले से पूछा, फिर आपसे पूछा, फिर 2 बार आपसे पूछा, फिर पूछा कितना में, तो आप परेशान हो जाते हैं। उसको बोलते हैं इम्पॉर्चून, मतलब
कई बार पूछना और कई बार पूछ करके परेशान करना। आस्किंग मैनी टाइम्स बाय डिस्टर्बिंग समवन, आस्किंग मैनी टाइम्स एंड डिस्टर्बिंग समवन, आस्किंग बाय डिस्टर्बिंग। आप पूछिए, इम्पॉर्चून कर रहे। इम्पॉर्चून का मतलब कि आप कई बार उससे पूछ चुके हो और जो है इससे परेशान करते हो, इम्पॉर्चून। तो इम्पॉर्चून इज वन, they trouble others with their repeated demands. Sometimes demands भी उनका repeated होता है कि हमको ये चाहिए। they importune people. Sometimes they asking something and they demand something. So जैसे बच्चे सब कहते हैं कि वो जो है वो मोबाइल कब आएगा, या जो कंप्यूटर कब आएगा। तो सेवरल ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क, तो उससे क्या होता है, बाय आस्किंग देम या बाय डिमांडिंग देम परसिस्टेंटली दे ट्रबल अस। तो हम कह सकते हैं कि दे इम्पॉर्चून अस, दे इम्पॉर्चून अस। दे इम्पॉर्चून अस का मतलब they trouble us by asking many times. That is asking many times more than it is necessary. It should not be asked. So this is all, friends. I have discussed language to global, to governmentize, and yes, to commiserate, to vitiate, to covet, to condone, and to alienate, to importune. These are 9 verbs. If you use it in your sentences and you speak it loudly, you read it loudly. So you read it loudly and consistently. Don't leave. Once you get it, you read it. You read it loudly, and better you see the video again and again just to remember. So that is another way, and you will be remembering it, and you will be adding. So that's all for today with this one. So we see you tomorrow. Thank you.